हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे क्लास 14 में फेडरल सिस्टम, और आज का क्लास रहने जा रहा है क्लास 15 सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू कर दे। भारत में असली बॉस कौन है? दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार या फिर राज्यों को चलाने वाली सरकारें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप कह सकते हैं 70 साल से भी ज्यादा समय से बहस चल रही है। तो चलिए आज पावर शेयरिंग के इस खेल को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि असल में कमान किसके हाथ में है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1947 में। जरा सोचिए, सैकड़ों रियासतें, दर्जनों भाषाएं और न जाने कितनी संस्कृतियां। भारत उस वक्त एक देश कम, एक पूरा महाद्वीप ज्यादा लगता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े और अलग-अलग हिस्सों वाले देश को एक साथ कैसे रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे हमारे संविधान बनाने वालों को सुलझाना था। और इसका जवाब था संघवाद, यानी फेडरलिज्म। एक ऐसा सिस्टम जहां सेंटर और स्टेट्स अपनी अपनी ताकत को आपस में बांटते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत का फेडरलिज्म दुनिया में किसी और जैसा नहीं है। ये अपने आप में अनोखा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी बयां कर देती है। अमेरिका में क्या हुआ? अलग अलग राज्य साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया, एक यूनियन बनाया। भारत में ठीक इसका उल्टा हुआ। यहाँ एक बड़े देश, यूनियन ने अपने अंदर राज्य बनाए, और बची खुची शक्तियां, जिन्हें रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं, अमेरिका में वो राज्यों को मिलती हैं, लेकिन भारत में वो सीधे सेंटर के पास जाती हैं। मतलब हमारे सिस्टम की बनावट ही शुरू से एक मजबूत सेंटर की तरफ झुकी हुई है। तो आज की पड़ताल में हम इन 6 हिस्सों को देखेंगे। भारत का फेडरल बैलेंस, ताकत का बंटवारा कैसे होता है, सेंटर कब दखल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, पैसे का मामला क्या है, और आखिर में वो कभी न खत्म होने वाली खींचतान। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भारत का ये फेडरल बैलेंसिंग एक्ट। देखते हैं कि हमारे संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, संविधान ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इसमें साफ साफ लिखा गया कि कौन सी शक्तियां सेंटर के पास होंगी और कौन सी स्टेट्स के पास। और ये शक्तियां 3 तरह की हैं: कानून बनाने की, उन्हें लागू करने की, और पैसा यानी टैक्स इकट्ठा करने की। तो सवाल यह है कि ये बंटवारा असल में दिखता कैसा है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के 7 शेड्यूल में, जहां दी गई हैं वो 3 मशहूर लिस्ट्स। यही है वो बुनियाद जिस पर सेंटर और स्टेट्स के बीच का पूरा रिश्ता टिका है। मतलब कानून बनाने का हक किसका है, ये यहीं से तय होता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो मुद्दे हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, दूसरे देशों से रिश्ते। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ सेंटर का है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पर ज्यादा मायने रखती हैं: पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेतीबाड़ी। नॉर्मल हालात में इन पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल, शादी तलाक जैसे मुद्दे हैं। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी दोनों के कानून में कोई टकराव हो जाए तो हमेशा सेंटर का कानून ही भारी पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा है ना, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारा संविधान ही कुछ ऐसे खास हालात की बात करता है जब सेंटर्स स्टेट्स के इलाके में यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकता है। और ये हैं वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। पहला, अगर राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर दे। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तीसरा, जब 2 या ज्यादा राज्य खुद सेंटर से ऐसा करने को कहें। चौथा, किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को लागू करने के लिए। और पांचवा, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंस रूल लगा हो। इन हालात में पावर का पूरा बैलेंस सेंटर की तरफ झुक जाता है। तो सवाल उठता है कि सेंटर को ये ताकत दी ही क्यों गई? देखिए, मशहूर सरकारिया कमीशन ने कहा था कि ये जरूरी है। उनका मानना था कि अगर एक फाइनल अथॉरिटी नहीं होगी तो देश के कामकाज में मुश्किल आ सकती है। मतलब देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए किसी एक को तो आखिरी फैसला लेना ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुई कानून बनाने की बात, लेकिन रोजमर्रा का शासन प्रशासन कैसे चलता है? चलिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर नजर डालते हैं। और यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS का रोल बहुत ही दिलचस्प है।
सोचिए, इनकी भर्ती और ट्रेनिंग तो करती है सेंटर, लेकिन काम ये करते हैं स्टेट्स में। तो हुआ ये कि उनका इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन उनका अल्टीमेट बॉस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहती है। ये एक तरह से संविधान का ही तरीका है ये पक्का करने का कि स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर की मौजूदगी बनी रहे। चलिए, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सबसे ज्यादा खींचतान होती है, पैसा यानी फाइनेंशियल रिलेशंस। देखते हैं कि पैसे से जुड़ी ताकतें कैसे बांटी गई हैं। संविधान के हिसाब से 13 टैक्स सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी। दूसरी तरफ 18 टैक्स सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली राज्यों के पास हैं, जैसे जमीन पर लगने वाला लगान या शराब पर लगने वाला टैक्स। लेकिन असली खेल तो बड़े टैक्सेस में है। ज्यादातर बड़े टैक्स सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटे जाते हैं, पर सेंटर के पास एक ट्रम्प कार्ड है, सरचार्जेस। सेंटर इन बांटे जाने वाले टैक्सेस के ऊपर एक और टैक्स लगा सकता है और इस सरचार्ज से आया हुआ सारा पैसा सीधा सेंटर की जेब में जाता है। स्टेट्स को उसमें से कुछ नहीं मिलता। ये सेंटर को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ताकत देता है। तो देखिए, कागज पर तो ये बंटवारा एकदम साफ दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में जमीन पर ये एक कभी ना खत्म होने वाली रस्साकशी की तरह है। और ये खींचतान कहाँ-कहाँ दिखती है? गवर्नर के रोल और उनकी नियुक्ति पर, प्रेसिडेंट्स रूल लगाने को लेकर, राज्यों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर, स्टेट्स के बनाए कानूनों को प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए रोक लेने पर, पैसों के बंटवारे में भेदभाव के आरोपों पर। ये वो सारे मुद्दे हैं जो इस नाजुक रिश्ते की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच ये जो लगातार खींचतान चलती रहती है, क्या ये हमारे लोकतंत्र का एक फीचर है, एक ज़रूरी चेक एंड बैलेंस, या फिर ये एक बग है, एक खामी जो हमारी तरक्की में रुकावट डालती है? शायद इसी सवाल का जवाब भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।